नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 23 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। अभी तक ग्रुप डी का जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप उन सभी शिफ्ट की पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन सभी शिफ्ट की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी सेक्शन वाले प्रश्नों को करेंगे। देखिए, एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है। ऑप्शन में आपको एड्स दिया गया था, एचआईवी दिया गया था, इसके अलावा अन्य दो ऑप्शन भी दिए गए थे। आपको उसमें वायरस बताना था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एड्स नाम की डिसीज़ है वो आपके एचआईवी वायरस के कारण होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और इसी के कारण एड्स नाम की बीमारी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बीड़ी जो आपका होता है वह किस वृक्ष के पत्तियों का बनाया जाता है। यानी कि बीड़ी आप लोग देखे होंगे कि किसी पत्ती में आपके टोबैको को भरा जाता है, तो आपको बताना है कि वो पत्तियां किस वृक्ष की होती हैं। तो ये जो हमारी पत्तियां हैं वो आपके तेंदू नाम के वृक्ष की होती हैं। तेंदू नामक अगर हम लोग वृक्ष की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम डायोस्पाइरोस मेलानोक्सिलोन है और यह आपके भारत और श्रीलंका में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में इसे हम लोग तेंदू कहते हैं। वहीं पर उड़ीसा और झारखंड में इसी पेड़ को हम लोग केंदू के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नारियल का जो छिलका होता है ये किसका बना होता है, या फिर नारियल की जो छिलका है वह किसके कारण कठोर होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 2018 में ये कई बार पूछा गया था। तो ये हमारा होता है दृढ़ ऊतक, जिसे हम लोग स्क्लेरन काइमा के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे सिंपल टिश्यू होते हैं पौधों में वो तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम मृदुतक है जिसे हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं, दूसरे का नाम स्थूल कोण है जिसे हम लोग कोलेनकाइमा कहते हैं, और तीसरे का नाम होता है दृढ़ ऊतक जिसे हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला गलत है। तो वहाँ पर आपको कई सारे फार्मूले दिए गए थे, जैसे कि V=IR हो गया। इसके अलावा जो आपका पावर होता है P=I²R है। तो इस प्रकार के फार्मूले दिए गए थे और उसमें से आपको गलत वाले को चूज करना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 4 25 वाट, 20 वाट, 40 वाट और 100 वाट के जो बल्ब हैं वो आपके श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा बल्ब हमारा सबसे तेज ग्लो करेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे बल्ब सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उस स्थिति में जो सबसे कम पावर वाला बल्ब है वो आपका सबसे तेज जलेगा। वहीं पर अगर सारे बल्ब आपके पैरेलल कनेक्शन में जोड़े गए हैं तो जिस बल्ब का वाट सबसे ज़्यादा है वो आपका सबसे तेज ग्लो करेगा। तो श्रेणी क्रम के लिए 20 वाट का जो बल्ब है वह सबसे तेज ग्लो करेगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम लोग सीरीज में बल्ब को जोड़ते हैं तो सारे बल्ब से जो करंट है वो आपका समान होता है, और इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर पावर लॉस को कंसीडर करते हैं। यानी कि P=I²R से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं और यहाँ पर जिसका भी पावर लॉस सबसे ज़्यादा होता है वह बल्ब आपका सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर हम लोग समानांतर की बात करते हैं तो इसमें हमारा 100 वाट का जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्र रूप से लटकाने पर जो हमारा मैग्नेट होता है वह आपके किस दिशा में अलाइन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेट है उसमें आपको दो पोल देखने को मिलेंगे। एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अगर आप उसको कभी भी एक धागे की सहायता से लटकाएंगे तो जो इसका नॉर्थ पोल है वो आपके दक्षिणी ध्रुव की तरफ और जो इसका साउथ पोल है वो हमारे उत्तरी ध्रुव की ओर अलाइन होता है।
क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे समान पोल होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि डिफरेंट जो हमारे पोल होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए मैग्नेट का जो नॉर्थ वाला सिरा है वो साउथ की ओर और साउथ वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ की ओर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तल लेंस के द्वारा फोकस से दोगुनी दूरी पर बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा। तो यहाँ पर जो आवर्धन है वो हमारा -1 होगा। क्यों होगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक उत्तल लेंस है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ 2f1 के ऊपर है और इसकी जो इमेज है वो आपको 2f2 के ऊपर देखने को मिलेगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी इमेज है वो उल्टी है। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे वस्तु का साइज है सेम वही साइज है आपके इमेज का भी। यानी कि अगर ये आपका 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उल्टा है तो इसीलिए ये -1 हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर जो हमारी आवर्धन क्षमता है या फिर जो आवर्धन है वो आपका -1 होगा। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कितने हमारे नेचुरल और कितने आपको आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम एलिमेंट देखने को मिलेंगे। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो हमारी वर्तमान में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट हैं और इन 118 एलिमेंट में से 94 हमारे नेचुरल हैं और 24 यहाँ पर आपको कृत्रिम एलिमेंट देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि आपके तत्वों के क्षेत्र में काम करती है, उसी के द्वारा 2016 में ये घोषणा की गई थी कि टोटल 118 एलिमेंट में से 94 आपके नेचुरल हैं, जबकि हमारे जो 24 एलिमेंट हैं वो आपके सिंथेटिक हैं। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था जहां पर आपको रिएक्शन दिया गया था, इसमें एक स्थान खाली छोड़ा गया था या उसके स्थान पर कुछ अन्य दिया गया था और आपको बताना था कि ये क्या होगा। तो CaOH का होल ट्वाइस जब आपके HCl गैस के साथ में अपक्रिया करता है तो ये बनाता है CaCl2 प्लस यहाँ पर आपका होगा H2O। तो खाली स्थान या फिर जो A है उसके स्थान पे हम लोग HCl रखेंगे और इस प्रकार से ये जो आपका समीकरण है वो बैलेंस होगा। इसके अलावा 2-3 प्रश्न और आपके पूछे गए थे क्वेश्चन से, मुझे हालांकि उनके बारे में पता नहीं चला है, तो अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी स्थान की जो मिट्टी है उसकी pH वैल्यू 11.4 है। तो आपको यहाँ से ये पता लग जाना चाहिए कि अगर मिट्टी का pH मान 11.4 है तो इसका मतलब वो जो मिट्टी है वो आपका बेसिक है, यानी कि उसमें आपकी बेसिसिटी है। और अगर हम लोग उसको न्यूट्रल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी एसिड की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है जिसकी pH वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं जिप्सम का। जिप्सम जिसे हम लोग कैल्शियम डाइसल्फेट के नाम से भी जानते हैं, इसका यहाँ पर यूज किया जाता है क्योंकि जब ये आपके पानी में घुलता है तो वहाँ पर जो आपके सोडियम आयन होते हैं उनको हटा देता है और मिट्टी को न्यूट्रलाइज करने का काम ये करता है। अब बात करेंगे करंट अफेयर सेक्शन से जो भी हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, करंट अफेयर में एक प्रश्न ये पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने कौन से ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। तो सिंपल सा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में हुआ था, इसमें नीरज चोपड़ा ने हमारे देश भारत को व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया था। आपको ध्यान रखना है कि ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इससे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में हमने सिर्फ एकमात्र मेडल जीता हुआ था जो कि हमें शूटर अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दिलाया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी टोक्यो ओलंपिक में हमने टोटल यहाँ पर आपके 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 आपका था ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है रवि मित्तल। क्या नाम है? रवि मित्तल इनका नाम है और इन्होंने नौरंग सैनी का स्थान लिया था जो कि इससे पहले चेयरमैन थे, लेकिन फरवरी 2022 से रवि मित्तल इसके चेयरमैन बन गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पतंजलि आयुर्वेद ने
किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी किया है? तो ये जो आपका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, ये इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मिलकर के लॉन्च किया है। इस कार्ड के ऊपर आपको कई सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप पतंजलि से कोई परचेज करते हैं तो 5 से 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको हर परचेज पर, और यहाँ पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी आपको दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हालांकि ये प्रश्न गलती से मैंने नोट कर लिया है। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा कि पिछले साल आपके तमिलनाडु ने जीता था, वहीं पर पिछले साल जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उसको जीता था हिमाचल प्रदेश ने। प्रश्न आपका ये पूछा गया था कि जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो महिला एकल का खिताब है इसे जीता है पीवी सिंधु ने। हमारे तेलंगाना की गोल्डन गर्ल पीवी सिंधु ने इसका खिताब जीता है। कल पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ जो अभी आपका बर्मिंघम में समाप्त हुआ है उसके ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह इसमें ध्वजवाहक थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने हमारे भारत की ही मालविका बंसोड़ को हराया था, और ये जो टूर्नामेंट है वो आपके लखनऊ में आयोजित किया गया। स्टैटिक जीके की बात करें तो एक प्रश्न आया था कि ईस्टर टोकरी आपके किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर नाम का जो त्यौहार है वो भी हमारे ईसाई कम्युनिटी के लोगों का त्यौहार है, और अगर हम लोग ईस्टर टोकरी की बात करते हैं तो ये भी आपके ईसाई धर्म से संबंधित है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि जो सिनागॉग है, क्या नाम है? सिनागॉग इसका नाम है, ये आपके कौन से धर्म से संबंधित है और ये है क्या? अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये आपके 2018 का प्रश्न है, उसमें भी सेम यही प्रश्न पूछा गया था। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे उत्तरी और उत्तरी पूर्वी के जो हमारे पहाड़ हैं, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तरी मैदानी भाग, पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो आपका हो गया, भारतीय मरुस्थल यानी कि जो हमारा थार मरुस्थल है, उसके अलावा आपके तटीय प्लेन यानी कि जो कोस्टल प्लेन है, और फिर आपके हो गए आइलैंड। तो इस प्रकार से भारत को टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये देखिए एक टिपिकल प्रश्न था कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी उसके लिए जिम्मेदार कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। तो आपको ये बताना है कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कंपनी के उस समय के अध्यक्ष और सीईओ कौन थे? तो इनका नाम है वारेन मार्टिन एंडरसन। क्या नाम है? वारेन मार्टिन एंडरसन इनका नाम है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 और 3 दिसंबर को 1984 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नाम की जो कंपनी है इससे मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव होता है, और इसी के कारण भोपाल गैस त्रासदी की ये भीषण घटना होती है। तो कंपनी के अध्यक्ष थे वारेन मार्टिन एंडरसन। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए ये भी थोड़ा सा टिपिकल था कि भारतीय संविधान में कितने देशों से हमने प्रावधान लिए हैं। तो आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा कि किन किन देशों से हमने अपने संविधान में प्रावधानों को शामिल किया है, लेकिन आपसे पूछा गया टोटल कितने ऐसे देश हैं। तो टोटल ऐसे देश की संख्या हो जाएगी 10। टोटल 10 देश हैं जिनके संविधान से हमने कुछ ना कुछ प्रावधान अपने संविधान में शामिल किया हुआ है। कौन कौन से हैं? तो यूके हो गया, अमेरिका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और सोवियत संघ। तो ये 10 देश हैं जहां से प्रावधान हमने अपने संविधान में शामिल किया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कारण है? तो वायु प्रदूषण की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ऑप्शन दिया गया था ज्वालामुखी विस्फोट, जैसे जो चिमनी का धुआं होता है या फिर जो हम लोग लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो ये एक प्राकृतिक कारण नहीं है। लेकिन ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं उसमें मानव का कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो भी आपकी गैसें या फिर जलवाष्प निकलती हैं उसके कारण जो हमारी वायु प्रदूषित होती है वो आपकी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे जब हमारे हवा में धुआं, धूल या फिर कुछ अन्य गैसें मिल जाती हैं तो इससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से
कौन सी आपकी द्रविड़ियन भाषा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन एक संस्कृत दिया गया था, तो संस्कृत आपकी द्रविड़ियन भाषा नहीं है। अगर हम लोग द्रविड़ लैंग्वेज की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु, ये चार आपकी ऐसी भाषाएं हैं जिनको मुख्य रूप से द्रविड़ियन भाषा की श्रेणी में रखा जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया था कि जो हमारा ऐतरेयी नाम का उपनिषद है, ये आपके किस वेद का हिस्सा है या फिर किस वेद से संबंधित है? तो ऐतरेयी उपनिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे सबसे पुराने वेद यानी कि ऋग्वेद से संबंधित है। किससे? ऋग्वेद से ये संबंधित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो उपनिषद हैं उनकी कुल संख्या 108 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से आपको कितने उपनिषद देखने को मिलेंगे, तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर 11 उपनिषद देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से दूसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न याद है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर टेलीग्राम पर आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे जब मैं इसकी आपको PDF प्रोवाइड कराऊं तो उस समय सारे प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।